Very good morning to all my dear aspirants. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. So guys, आप सब कैसे हैं? I hope you all are good और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, प्रॉपरली नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे. सो लास्ट लेक्चर में हमने अपने सोशल रिफॉर्म्स कंप्लीट कर दिए थे, है ना. आज के लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के बारे में. तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से मेरे साथ आ जाइए, पेन पेपर उठाइए और नोट्स बनाइए. चलिए चलते हैं. तो पहले जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हास्टिंग्स. कौन थे? वॉरेन हास्टिंग्स. 1773 से 85 तक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ये क्या थे? पहले गवर्नर जनरल. कहाँ के? बंगाल के. इन्हीं के अंडर कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784. ये दोनों एक्ट आपने कहाँ पढ़े होंगे? पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसमें भी आपने पढ़े होंगे. इन्होंने क्या किया था? एंड ऑफ ड्यूअल सिस्टम. ड्यूअल सिस्टम मैंने आपको अच्छी तरह बताया है ना, जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया स्टार्ट करी थी स्टार्टिंग में ही. तो आप मुझे बताना ड्यूअल सिस्टम में क्या क्या था. एक बार बता दूं, पुलिस और कॉमन मैन थे, बाकी का आप बताना इसमें, ठीक है. रोट इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता बाय चैरिस विल्किंस. इनके टाइम में पहली बार इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था. किस चीज का? भगवत गीता का. किसने किया? चैरिस विल्किंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, याद रखना. फाउंडेशन ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बाय विलियम जोन्स. और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था. जो भी मैं आपको गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगी ना, उसको आपको ये याद रखना है कि वो मतलब ऐसे जो पहला और आखिरी है वो तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट कौन था और लास्ट कौन था. और आपको ये याद रखना है उनके अंडर क्या क्या काम हुआ. जो मेन काम है वो मैं आपको सारा बताती रहूंगी, आपको वो याद रखना है. इस टाइम में बैंक करप्ट भी चलता था. क्यों? क्योंकि बड़ा ज्यादा करप्शन था, ठीक है. फिर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, जिसमें बहुत खर्चा लग गया था. फेमाइन आ गया था बंगाल में 1769 में, ठीक है. वॉरेन हास्टिंग्स के बारे में आपको समझ में आया. अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट और वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स एक्ट. उसमें क्या किया था? मतलब वैसे तो आपने उसमें पढ़ रखा होगा पॉलिटी में, बट मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. देखिए इसमें क्या था. फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश टू कंट्रोल अफेयर्स ऑफ EIC. पहला स्टेप इन्होंने क्या लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंडर लेना टोटली, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे इस एक्ट के अंदर. इसमें 4 मेंबर क्रिएट किए गए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए, ठीक है. और मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबॉर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. गवर्नर जनरल के सबॉर्डिनेट में क्या क्या बनाते थे? मद्रास, बंगाल और बॉम्बे के गवर्नर्स भी बन गए थे. इसी एक्ट में हुआ था सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आता ही आता है, ये याद रखना. ये खाली यूरोपियंस के लिए था. इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे. पहला जो चीफ जस्टिस था उसका नाम था एलिजा इम्फे. पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या था? एलिजा इम्फे. प्रोहाइबिटेड सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन फ्री ट्रेड, ठीक है. स्ट्रेंथन कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर EIC बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया. और ईस्ट इंडिया कंपनी में पूरी तरह से अपना कब्जा बनाना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है. कैसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ बोर्ड्स को अपने अंडर लेके. तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट 1784 में क्या हुआ था? जुरिडिक्शन हो गया था सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट वॉज रिमूव्ड फॉर, किसके लिए हटा दिया गया था? गवर्नर जनरल प्लस उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए. रिवेन्यू मैटर्स को भी हटा दिया गया था. जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर ऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ कोलकाता. इनहैबिटेंट्स मतलब जो भी वहां रहते थे कोलकाता के लिए, उनका भी जुरिडिक्शन हो गया था. अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स टू टेकन अप बाय गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल. और जो अपील्स की रहती थी प्रोविंशियल कोर्ट्स में, लोगों कोर्ट्स में, वो किसके पास आ गई थी? गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के पास आ गई थी. इन्होंने किसको ज्यादा पावर दे दी थी? गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को ज्यादा पावर दे दी थी, ठीक है. ये था हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784. अब हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है. पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में आते हैं. अब देखिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए रखा गया क्योंकि जो विलियम पिट थे वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, ठीक है. इसमें क्या हुआ था? पहली बात तो वीटो पावर दे दी गई थी गवर्नर जनरल को. अब इसमें आता है हमारा कमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स. इन दोनों को मिला के बनता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ईस्ट इंडिया कंपनी में देखते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? जो कमर्शियल अफेयर्स थे वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. पॉलिटिकल अफेयर्स किसके अंडर आता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना. और इसमें वीटो पावर वाला आपको याद रखना है, ठीक है. और क्या याद रखना है मैं बताऊंगी अभी आपको. 6 मेंबर बनाए गए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ठीक है. जो सीनियर मोस्ट मेंबर था वो कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था. और जो पहला था वो कौन था? लॉर्ड स्टैनले. ये याद रखना है आपको, लॉर्ड स्टैनले. नंबर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल वाज रिड्यूस टू 3. पहले 6 थे तो उसको कम करके 3 कर दिया गया था,
टेरिटोरियल पोजीशन ऑफ EIC इन इंडिया वर टू बी कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया विद कलकत्ता एज कैपिटल। कलकत्ता को कैपिटल बना दिया गया था। ठीक है, ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें आपको बस है ना ये एक्ट याद रखना है, पूरा डिटेल में तो आपको पॉलिटी में ही काम आएगा, बस ईयर एक्ट जो जो हुआ वो याद रखना है। अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल पे आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड क्या था? 1786 से 91। इन्होंने क्या किया था? जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड सेपरेशन ऑफ रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल जुडिक्शन इनकॉर्पोरेटिंग। इन्होंने बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए थे, रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट किया था और सिविल जुडिक्शन किया था। इनके टाइम में क्या हुआ था? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793, रिफॉर्म मॉडर्नाइज एंड रैशनलाइज द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस को जो इन्होंने क्या किया था? रिफॉर्म किया था दोबारा से, उसमें कुछ चेंजेस लाए थे, मॉडर्नाइज किया था और रैशनलाइज किया था। संस्कृत कॉलेज इन वाराणसी, इनके टाइम में एक संस्कृत कॉलेज बना था वाराणसी में, किसने बनाया था? जोनाथन ने, जोनाथन ड्यूनाकन ने ये बनाया था। इनके टाइम में क्या होता है? हायरार्की थी पहले सिविल कोर्ट्स की। कैसे थी? पहले था सदर दीवानी, फिर था प्रोविंशियल कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन मिनिस्ट्रियल कोर्ट। सदर दीवानी जो था वो हाईएस्ट कोर्ट था, जैसे कि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है। प्रोविंशियल कोर्ट कहाँ थे? ढाका, कलकत्ता, पटना के अंदर थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंग्लिश जज फॉर इंडियंस के लिए इंग्लिश जज थे। और मिनिस्ट्री जो कोर्ट था वैल्यू लेस देन ₹50। ठीक है, जो भी मतलब 50 रुपए से नीचे का जो भी केस था वो मिस्चिफ कोर्ट में आता था, मिन्सिफ कोर्ट में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की। सदर निजामत, प्रोविंशियल क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट और तालुका या तहसील लेवल। सदर निजामत हाईएस्ट था, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में इंग्लिश जजेस थे और तालुका में क्या था? जज इज एन इंडियन, ये इंडियन था, उसको हम दरोगा बोलते थे। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला था कि पहले वो सर्वे करेंगे, फिर मीजर करेंगे, फिर रिवेन्यू फिक्स होगा, तो इज़ेदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ था। लैंड इज इक्वल टू हाईएस्ट बिडर, दिस सिस्टम अबॉलिश। जो लैंड है वो हाईएस्ट बिडर के पास जाएगी, इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, द पर्सन हु वाज हैविंग लैंड बिकेम ओनर ऑफ द लैंड, जिसके पास जमीन होगी वो उसका मालिक बन जाएगा। एंड हेरिडिटी राइट्स बट नॉट हैविंग पुलिस एंड जुडिशियल राइट, उसके पास उसके हेरिडिटी राइट्स भी होंगे बट जो पुलिस और जुडिशियल राइट्स होंगे वो उस इंसान के पास नहीं होंगे। फिर आते हैं हमारे सर जॉन शोर, 1793 से 98 तक चार्टर एक्ट आया था। 1793 में वो बैटल ऑफ खारदा हुआ था। इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है, चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल बिकम मोर पावरफुल, बहुत पावर आ गई थी। ठीक है, और क्या था? एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली, जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको 20 साल तक ले बढ़ा देता। ये चीज आपको मेनली याद रखनी है। लेट डाउन मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर टू बी पेड आउट इंडियन रिवेन्यूज बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे उनके स्टाफ को कहाँ से दिया जाता था पैसा? इंडियन रिवेन्यूज के अंडर से दिया जाता था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बैटल ऑफ खारदा किस किस के बीच में हुआ था? मराठास और निजाम के बीच में हुआ था 1795 में। ठीक है, फिर आते हैं हमारे लॉर्ड वेलेस्ले। इनके टाइम में सब्सिडरी अलायंस जो थी मैंने आपको बताया है काफी अच्छे से, उनका इंट्रोडक्शन हुआ था। और फाउंडेड फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1800 फॉर ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स ऑफ सिविल सर्विसेज की जो ट्रेनिंग होती है उनके लिए एक कॉलेज फाउंड आउट किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के अंदर 1800 में। ठीक है, फिर आते हैं हमारे सर जॉर्ज बार्लो। बार्लो के टाइम में क्या हुआ था? वेल्योर म्यूटिनी हुई थी 1806, वन डे म्यूटिनी थी, ये म्यूटिनी थी। ठीक है, फिर जो जॉन क्रैडलॉक थे उन्होंने हिंदू सिपाही को क्या बोल दिया गया था कि आप टर्बन नहीं पहनोगे और तिलक नहीं लगाओगे। हिंदू के लिए तो ये था कि आप तिलक नहीं लगाओगे और पगड़ी नहीं पहनोगे, और मुस्लिम के लिए ये था कि आप अपने स्कल कैप्स जो वो पहनते हैं ना सर पे कैप, वो नहीं पहनोगे और ना ही बियर्ड रखोगे। इन म्यूटिनी मोर देन 14 ब्रिटिशर्स किल्ड, ये एक दिन की लड़ाई थी, इसके अंदर एक दिन में 14 से ज्यादा ब्रिटिशर्स मारे गए थे। दिस वॉज द रीजन दैट्स वाई साउथ इंडिया नॉट पार्टिसिपेट इन रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि ये सब साउथ इंडिया में हुआ था। इसका कारण था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में साउथ इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड मिंटो 1807 से 13 तक। ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह 1809 विद इनके साथ साइन हुई थी। मैंने आपको अच्छी तरह बताया ट्रीटी ऑफ अमृतसर ब्रिटिश और रंजीत सिंह के बीच में साइन हुई थी। चार्टर एक्ट 1813 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी दो और हिस्ट्री दोनों के अंदर। इनमें क्या हुआ था? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किया था 1 साल के अंदर एजुकेशन के लिए, वो भी किसकी? इंडिया के एजुकेशन के लिए। और इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था कि तुम इंडिया आओ और अपना धर्म को फैलाओ। और मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था, जितने भी मोनोपोली ट्रेड थे जो एक तरफा ट्रेड थे खत्म कर दिया था। सिर्फ किसको छोड़ के? टी और चाइना के साथ अभी भी ट्रेड हो रहा था, बाकी सबको खत्म कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट चार्टर बता रही हूँ, उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब मोनोपोली क्यों एंड हो गई? क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी यूरोप के अंदर और कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेड हो गया था। ठीक है, अब आते फिर हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक आए। इन्होंने किसका एस्टेब्लिशमेंट किया? रोटवाड़ी सिस्टम का किया बाय थॉमस मुनरो, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास।
किसके द्वारा हुआ था? थॉमस मुनरो, जो गवर्नर थे किसके? मद्रास के थे। रियोट मीन्स क्या होता है? फार्मर्स, ठीक है। इन दिस, इसमें क्या होता है? पीजेंट्स जो थे कंसिडर्ड एज ओनर ऑफ लैंड, पीजेंट को उनका जमीन का वो मालिक माना जाता था। दे कुड सेल एंड मोर्टेज देयर लैंड, वो अपनी लैंड को बेच सकते थे। गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम पीजेंट, और गवर्नमेंट डायरेक्टली किससे टैक्स कलेक्ट करती थी? पीजेंट से कलेक्ट करती थी। फिर आता है महलवारी सिस्टम, ये होल्ट के उसमें हुआ था, होल्ट ने स्टार्ट करवाया था पंजाब, अवध और आगरा में 1822 में हुआ था। महलवारी सिस्टम में क्या होता है? लैंड रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स, जो लैंड रिवेन्यू होगा वो फार्मर से कलेक्ट किया जाएगा। कौन करेगा? विलेज हेडमैन, और फिर वो सारा रिवेन्यू जाके किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा ऑन बिहाफ ऑफ होल विलेज। रियोटवारी में क्या था? पीजेंट से डायरेक्ट लेते हैं, और महलवारी में क्या था? फार्मर से रिवेन्यू लेगा विलेज हेडमैन, फिर वो पूरे विलेज के बिहाफ पे गवर्नमेंट को देगा रिवेन्यू। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनका क्या होता है? इन्होंने एबोलिशन ऑफ सती इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। इन्होंने 1829 में जब एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम हुआ था। चार्टर एक्ट 1833, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो पहले गवर्नर जनरल थे हमारे, नाम बताना मुझे अभी। और एक और मेंबर बना दिया गया था, लो मेंबर अलग से एस्टेब्लिश कर दिया गया था, ठीक है। और रेजोल्यूशन ऑफ 1835 पास किया गया था, एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म्स आए थे, कुछ बदलाव आए थे, उसमें इंग्लिश को क्या बना दिया गया था? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। फिर आते हैं, अब देखिए जो लो मेंबर बने थे वो कौन था? मैक्लिमिनट को फर्स्ट लो मेंबर बनाया था। और इसमें क्या था? 1835 में डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी, एजुकेटिंग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, मतलब ये लो लेवल पे एजुकेशन देंगे। अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए, जो आपको हायर एजुकेशन इनके अंडर नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट का काम था पहले लो लेवल पे लोगों को एजुकेट करना, लोअर क्लासेस में, हायर एजुकेशन इनके अंडर नहीं थी, ठीक है। लॉर्ड मेटकाफ आते, लिबरेटर ऑफ प्रेस हुआ था, बस इसमें इतना कुछ याद नहीं रखना है। एलन बोरोके में एनेक्सेशन ऑफ सिंधु आता है, ये याद रखना 1843 में, जब मैंने एनेक्सेशन ऑफ सिंधु बताया, जब मैंने आपको बताया था लॉर्ड एलन बोरो में। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड हार्डिंग्स, इसमें क्या हुआ था? सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस हुए थे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा इंपॉर्टेंट आता है सबसे ज्यादा लॉर्ड डलहौजी, इसमें काफी सारी चीजें, तो ये ध्यान से पढ़िए। 1848 से 56 में इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन किया था? इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया, आप मुझे बताना। एनेक्सेशन ऑफ सतारा, जैतपुर और संभालपुर हुआ था, उदयपुर, झांसी और अवध इनके अंडर था। इन्होंने एक स्टार्ट किया था वुड्स डिस्पैच 1854 में, इसके अंदर क्या था? डिक्लेयर दैट एजुकेशनल डिपार्टमेंट वुड बी प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब कि जो स्कूल्स है वो हर जगह प्रेजेंट होने चाहिए। यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश करी थी? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। गवर्नमेंट स्कूल हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने चाहिए, और वुमेन को पढ़ाई के लिए जागरूक करो, उसमें स्प्रेड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए बिटवीन द वीमेन्स, अमंग द वीमेन्स, ठीक है। और वर्नाकुलर मीडियम टू बी यूज फॉर प्राइमरी एजुकेशन, मतलब कि जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज वाला मीडियम है, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है वही यूज करेंगे आप प्राइमरी एजुकेशन में, और इंग्लिश यूज करेंगे आप सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, ठीक है। पहला रेलवे कनेक्ट किया था इस टाइम में बॉम्बे से थाना 1853 में, काफी इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम और पोस्टल स्टार्ट हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन एवरी प्रोविंस, जो पब्लिक डिपार्टमेंट वर्क था उसको सेपरेशन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। विदो रिमैरिज एक्ट आया था इसमें 1856, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853, इसमें क्या था? लो मेंबर बिकेम फुल मेंबर विद राइट टू वोट, लो मेंबर को पूरा अच्छा फुल मेंबर बना दिया गया था, उनके पास क्या था? वोट का अधिकार था। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ओपन कंपटीशन था, कोई भी इसमें वो कम्पीट कर सकता था। नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनको रिड्यूस कर दिया गया था, 24 से 18 पे लिए आए थे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं कुड क्रिएट न्यू प्रोविंस और प्रेसिडेंसी, वो एक नया प्रोविंस और प्रेसिडेंसी, मतलब एक नया स्टेट और टाउन जो भी बोला आप वो बना सकते हैं। फिर आते हैं हमारे लास्ट लॉर्ड कैनियन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, और इस टाइम में हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857, और यही बनेंगे हमारे पहले वाइसरॉय। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे वाइसरॉयज के बारे में। आज हमने गवर्नर जनरल के बारे में सारा पढ़ लिया। आई होप आपको सारे गवर्नर जनरल अच्छी तरह समझ में आए होंगे। चलिए मैं रिव्यू करवाती हूँ किस किस के बारे में पढ़ा। पहले आए वॉरेन हास्टिंग, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर सर जॉन शोर, फिर लॉर्ड वेलेसे, फिर सर जॉर्ज बार्लो, फिर लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हास्टिंग्स, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मेटकाफ, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड डलहाउजी एंड लॉर्ड कैनिन। ये लास्ट थे, ये फर्स्ट थे, यही हमारे बनेंगे फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।